Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on adaptive radiation, biological evolution and mechanism of evolution on my channel Biology by Siddharth sir. Audio Jungle. Audio First of all we discuss on adaptive radiation. What is adaptive radiation? देन डार्विन जो है वो डार्विन जब पूरे वर्ल्ड की सफ़र के लिए निकले थे तब वो एक आइसलैंड आइलैंड के ऊपर गए थे जिसका नाम था कि गैलापागोस। ऐसे एक आइलैंड के ऊपर वो गए और आइलैंड के ऊपर उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जिस चीज़ ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने देखा एक बर्ड को देखा और उस बर्ड को उसके ना बाद इस बर्ड को डार्विन के नाम से ही डार्विन फिंचिस के नाम से ही जाना जाता है। और इस बर्ड के अंदर उन्होंने ऐसा देखा कि ये उसी बर्ड की अलग-अलग वैरायटी एक ही आइलैंड के ऊपर उन्होंने देखी। वैरायटी के अंदर क्या था? देन उनकी जो बीक थी वो अलग-अलग थी। सभी के अंदर अलग-अलग थी। ये वैरायटी ये देख के चौंक क्यों गए कि एक ही आइलैंड उसके ऊपर एक ही बर्ड्स उसके अंदर अलग अलग वैरायटी, हाउ इज इट पॉसिबल? देन उन्होंने ये देखा कि उनके अंदर जो ये चेंजेस है या तो हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर ये जो इवोल्यूशन आया है उसका रीजन क्या था? फूड हैबिट। उनकी जो फूड हैबिट थी उसके हिसाब से ये चेंजेस उनके अंदर आया था। इसके बारे में बात करें तो नॉर्मली इनके अंदर ऐसे भी कई बर्ड्स थे जो नॉर्मली इंसेक्टिवोरस वरस थे, मतलब कि नॉर्मली इंसेक्ट को खाने वाले थे। ऐसे भी कई अलग अलग बर्ड्स इनके अंदर थे जो वेजिटेरियन फिंचेस थे, मतलब कि वेजिटेरियन थे। बराबर। तो इस तरह से देखे तो एक ही जगह पे ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि नॉर्मली उनके बीक के अंदर ऐसे चेंजेस आए कि वो इंसेक्ट खाने लगे जो पुराने वाले एग्जैक्टली जो हम बात करें कि जो मेन हम बात करें एंसेस्टर फिंचिस थे वो तो सीड को अपने फूड के लिए कलेक्ट करते थे, लेकिन उसके बाद उनकी बीक के अंदर चेंजेस आया और वो इंसेक्ट खाने लगे। उसके बाद कई वेजिटेरियन हो गए। ऐसे चेंजेस आ गए जो यहाँ पे मैंने फिगर के अंदर आपको दिखाया है। आप देख सकते हो कि ऐसे अलग अलग बीक के अंदर उनके अंदर ये चेंजेस आया। बराबर। इनके अंदर नॉर्मली इसके हिसाब से हम ये एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन समझ सकते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन क्या है कि कोई एक जियोग्राफिकल एरिया से लेके कोई दूसरे जियोग्राफिकल एरिया तक होता हुआ जो इवोल्यूशन है उस इवोल्यूशन को बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनके अंदर जो इवोल्यूशन या तो चेंजेस आता है कोई एक एरिया में, बराबर, तो उसे बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। ओके। इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या है? नॉर्मली इसके बारे में हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मार्सुपियल आए हुए हैं उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ। और इवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि उनके अंदर चेंजेस आया, लेकिन क्या हुआ कि वो सभी उनके जो एंसेस्टर थे और वो जो चेंजेस आके जो इवोल्यूशन हुआ है वो सभी कोई एक ही आइलैंड के ऊपर इकट्ठा हुए थे। बराबर। देन उनके अंदर वहां पे सबसे ज्यादा हमें वो डिफरेंट दिखा। बराबर। यहाँ पे हम देखें तो उनके अंदर ये चेंजेस आया किस तरह से? तो वो चेंजेस आया जगह के हिसाब से। जैसी जगह जैसी जरूरत उस तरह के उनके अंदर चेंजेस आते गए। बराबर। तो ये चेंजेस दिखा उसे भी एडेप्टिव रेडिएशन कहा गया। लेकिन ये जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो जब अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर और होता है और वो भी एक से ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि ज्यादा की तादाद में अगर एडेप्टिव रेडिएशन हो, बराबर, देन उसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बराबर। और यही चीज के बारे में हम आगे बात करें, नॉर्मली यहाँ पे चेंजेस तो आया लेकिन उसके साथ साथ हम बात करें जो प्लेसेंटियल मेमल्स थे
उन वो भी नॉर्मली उनके अंदर भी एडेप्टिव रेडिएशन आए, और वो भी मार्सुपियल, जो हम बात कर रहे हैं मार्सुपियल की, तो उनके साथ उनके वो मैच होते हुए दिखे। बराबर, जैसे कि बात करें नॉर्मल मोल्स एंड मार्सुपियल मोल्स। बराबर, उस तरह के से बात करें कि लेमुर या तो स्पॉटेड क्यूकस क्यूस्कस। बराबर, ये सभी एग्जाम्पल आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे मिलेंगे। बराबर, तो ये अलग अलग टाइप के चेंजेस आए, लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो प्लेसेंटियल मेमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इन दोनों के अंदर ये चीजें दोनों के अंदर सेम दिखी, मतलब कि दोनों के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन देखा, जगह के हिसाब से उन्होंने अपने आप को सेट किया। बराबर, और उसे बोला गया कन्वर्जिनेट इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। तो नॉर्मली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर बात करें तो जो डार्विन की थियरी थी, नेचुरल सिलेक्शन, उसे पहले इसके अंदर समझते हैं। नॉर्मली जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है और उसके अंदर क्या क्या मेन चीज डिपेंड करती है। नॉर्मली इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि समझ लो कि कोई एक एरिया के अंदर कोई ई स्पीसीज है जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है, और वो वहां पे टिकी हुई है। बराबर, अब थोड़े टाइम के बाद वहां का क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसके दो पार्ट कर देते हैं हम। इसके अंदर से थोड़े बहुत, जिसको हम नाम दे देते हैं बी। बराबर, ऐसे थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया है वो बच जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो हम ये नाम दे दे वैसे बैक्टीरियाज है वो डेथ हो जाते हैं। देन इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने अपने आप को ऐसे क्लाइमेट के अंदर सेट किया वो वहां पे रह पाए, जो जो अपने आप को क्लाइमेट के अंदर सेट नहीं कर पाए वो वहां पे नहीं रह पाए। बराबर, इसका एग्जैक्टली exactly, और उसके साथ साथ हम बात करें इसका एक जेनेटिक बेस भी हम बना सकते हैं कि जेनेटिकली भी ये वहां पे टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, वो भी कंफर्म होता है। जो हम आगे समझ चुके हैं कि डार्विन ने वही चीज बताई थी कि रिप्रोडक्शन, जिसका रिप्रोडक्शन जितना अच्छा, जिसका जेनेटिकली बेस जितना अच्छा, वो वहां पे उतनी ज्यादा अच्छी तरह से टिक पाएंगे। मतलब कि उसके अंदर कुछ ऐसा बेटर होना चाहिए, बेटर एडेप्टिव होना चाहिए, जो उनको वहां पे सर्वाइव करने के लिए रेडी रख सके। बराबर, तो ये जो चीज समझा रही है कि नॉर्मली इसका जो जेनेटिक बेसिस है वो उसे वहां पे रहने के लिए या तो वहां पे टिकने के लिए उसे रेडी कर सकता होना चाहिए। ये तो हमने बात की बैक्टीरिया की, लेकिन नॉर्मली हम यही चीज फिशिस के अंदर भी देख सकते हैं। फिशिस के अंदर भी ऐसे चेंज आ सकते हैं, और वो भी उसी तरह से सालों बाद वहां पे क्लाइमेट अगर चेंज हुआ, ऐसा कुछ वाटर का क्लाइमेट चेंज हुआ, तो वहां पे टिकने के लिए उसके उसके लिए उन्हें प्रॉपरली अपने अंदर इवोल्यूशन लाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सालों लग जाएगी। जो हमने बैक्टीरिया की बात की उनके लिए थोड़े थोड़े बहुत साल के अंदर ये काम हो सकता है, लेकिन फिशिश वगैरह के लिए लाखों साल लग सकते हैं, जिनके अंदर भी वो इस तरह से अगर चेंजेस आए तो अपने आप को इवोल्यूशन के थ्रू अपने आप को चेंज करके वो वहां पे रह पाएंगे। बराबर, तो इसके बारे में नॉर्मली बात करें तो इस चीज को हम एक वर्ड से जान सकते हैं या तो कंफर्म कर सकते हैं, फिटनेस। उनके अंदर नेचर के हिसाब से, नेचर सिलेक्शन के हिसाब से ऐसी फिटनेस होनी चाहिए कि वो वहां पे टिक पाए। बराबर, इसी के हिसाब से डार्विन के की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नॉर्मली पहला हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन, जो हम समझ चुके कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय द नेचर इन फेस ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट, मतलब कि एनवायरमेंट वगैरह चेंजेस हो फिर भी वो अपने आप को वहां पे टिका टिका सके। और नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन डेसेंट्स। तो इसके बारे में हम आगे अभी समझ चुके हैं। जो हमने मार्सुपियल के बारे में बात की, नॉर्मली जो मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, बराबर, उनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली उनके जो एंसेस्टर है उनके अंदर धीरे धीरे इवोल्यूशन आता है, और एंसेस्टर के हिसाब से वो अपने अंदर चेंजेस लाते जाते हैं। ऑर्गेनिज्म आर डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। बराबर, देन अपने अंदर वो चेंजेस लाते, जो जगह जिस तरह की बनती है उस तरह से चेंजेस लाए,
बराबर। तो उनको बोला जाएगा कि उनके अंदर नेचुरल सिलेक्शन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉमन डेसेंट की, मतलब कि उनके अंदर उनके जो एंसेस्टर है उसके हिसाब से उनके अंदर ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब कि उनका जो वेरिएशन आना चाहिए उनके अंदर, जो चेंजेस आने चाहिए वो जगह के हिसाब से वगैरह वो आते रहेंगे। अगर इवोल्यूशन करते रहेंगे तो वो वहां पे टिक पाएगी। बराबर। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं लेमार्क की थियरी को। लेमार्क, नॉर्मली लेमार्क ने क्या बताया कि जो इवोल्यूशन ये आता है वो यूज एंड डिसयूज के हिसाब से, यूज एंड डिसयूज के हिसाब से आता है। बराबर। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं जो उन्होंने दिया था कि नॉर्मली जो जिराफ है उनकी जो लंबी गर्दन हमें दिख रही है वो पहले लंबी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि वो नॉर्मली फॉरेस्ट में रहते थे और फॉरेस्ट के जो लीव्स थे, जो ऊंची ऊंची जो ये पेड़ है, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उस पेड़ के जो लीव्स ऊंचे होते हैं तो उनको खाने के लिए उनको लंबी गर्दन की जरूरत पड़ी। बराबर। तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से ये कैरेक्टर अपने अंदर लाते गए, अपनी गर्दन को लंबी करने के लिए ट्राई करते गए और ये कैरेक्टर अपने जनरेशन को भी वो प्रोवाइड करते गए और धीरे धीरे उस जिराफ की जो नेक है वो लंबी होती गई। ये एक बात अलग है कि इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी ये सोच थी। बराबर। इस तरह से भी उन्होंने इवोल्यूशन की एक थियरी दी। इसके बारे में नॉर्मली बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की, कि ये एग्जैक्टली इवोल्यूशन की जो मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली किस तरह से इवोल्यूशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी थियरी ह्यूगो द वेरिस ने दी। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक जो इवनिंग प्राइमरोज नाम की जो ट्री थी उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया और उसको उन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन इज द वन टाइप ऑफ अ म्यूटेशन, जो म्यूटेशन आगे जाके इवोल्यूशन के अंदर चेंज हो जाता है। बराबर। और ये ह्यूगो द विरिस की जो म्यूटेशन थियरी थी और डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन वाली थियरी थी, उन दोनों की बात करते हैं। नॉर्मली ह्यूगो द विरिस का कहना था कि म्यूटेशन से इवोल्यूशन आता है, जो डार्विन का कहना था कि माइनर वेरिएशन जो आता है उसके मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से ये इवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन के हिसाब से मतलब कि युगो युगो के हिसाब से सडन, रैंडम और डायरेक्शनल जो इवोल्यूशन होता है, वही डार्विन के हिसाब से स्मॉल और डायरेक्शनल इवोल्यूशन होता है। इसके बारे में एग्जैक्टली बात करते हैं। नॉर्मली हम बात करें ह्यूगो द ब्रिस की म्यूटेशन के बारे में, तो उनका जो कहना था उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे अंदर नॉर्मली हमारे पीछे के पार्ट में एक एक ऐसा बोन आया हुआ है जिसके अंदर से नॉर्मली टेल निकलती है। और हमने ऐसा सुना भी है कि जो हमारे एंसेस्टर थे उनके पास टेल थी। बराबर। तो समझो कि उनके पास जब टेल थी उसके अंदर से जब टेल गई होगी तो कोई एक पर्सन के अंदर से टेल चली गई होगी, तो उसे सबसे पहले तो म्यूटेशन ही माना गया होगा ना, कि भाई इनके अंदर म्यूटेशन है, भाई ये बिना टेल का है। उसके बाद कोई दूसरा पर्सन हुआ होगा तो उसके अंदर म्यूटेशन, इससे धीरे 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 म्यूटेशन आता गया और सभी के अंदर से टेल निकल गई और सिर्फ ये बोन बच गया। तो इस तरह से नॉर्मली ह्यूगो द व्रिस का मानना था कि इवोल्यूशन के हिसाब, इवोल्यूशन जो होता है वो होता किस तरह से है, विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन। वही डार्विन का क्या सोचना है, डार्विन ये बता रहा है कि इवोल्यूशन जो होता है वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप होता है। बराबर। लेकिन ह्यूगो द व्रिस का क्या मानना है कि ये लार्ज चेंजेस है। डार्विन का मानना है स्लो चेंजेस, इनका मानना है लार्ज चेंजेस। बराबर। देन ह्यूगो द व्रिस क्या बता रहे हैं कि ये जो लार्ज चेंजेस आता है कोई एक सिंगल स्टेप होता है लार्ज म्यूटेशन के लिए। जैसे कि हमने ये बात की कि पहला जो पर्सन हुआ होगा जिसके अंदर टेल नहीं होगी, सिंगल स्टेप है, लेकिन लार्ज म्यूटेशन के लिए देन उसे नाम दे दिया गया सेल्टेशन। ओके। देन ये सल्टेशन क्या है, इट इज द लार्ज एंड एब्रुप्ट evolutionary changes that has been brought by about due to sudden large scale mutation। मतलब कि कोई ऐसे लार्ज म्यूटेशन के लिए, लार्ज चेंजेस के लिए, इवोल्यूशन के लिए कोई छोटा सा स्टेप, छोटा सा म्यूटेशन होता है।
बराबर, ये हुगो द व्रिस का मानना है। अभी ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ये हमारा खत्म होता है, मतलब कि यहाँ पे डार्विन और ह्यूगो द व्रिस दोनों की ये थियरी को एक्सेप्ट किया गया है। किसी के ऊपर ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि इस दोनों में से, क्योंकि दोनों की बात एक तरह से सेम जैसी है। ओके, थैंक यू।